आज बात होगी भारतीय नौसेना की एक ऐसी कहानी की जो असल में सिर्फ एक मिलिट्री इवेंट नहीं है। नहीं, ये कहानी है भारत के ग्लोबल स्टैंडिंग में आए एक बहुत बड़े, एक फंडामेंटल बदलाव की। ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। ये कहानी उस भारत की है जो अब कह सकते हैं कि अपनी किस्मत खुद लिखने लगा है। और ये जो बदलाव था ना, ये समुद्र की लहरों पर लिखा गया था। सोचिए, एक वक्त था जब इंडिया की नेवल पावर को, उसकी समुद्री ताकत को कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है। और ये कहानी उसी बदलाव की है। कैसे इंडिया एक ऐसी पावर बना जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को भी, जिसे कहते हैं ना, हिसाब किताब करना पड़ता है। अच्छा, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसके स्टेज को समझना जरूरी है। और वो स्टेज है इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है, एक शतरंज की बिसात। देखिए, सीधी सी बात है, इस ओशन पर जिसका कंट्रोल है, समझ लीजिए भविष्य को आकार देने की ताकत उसके हाथ में है। और बस यही वजह है, यही कारण है कि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी पावर्स यहां इतनी ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। तो यहां दांव पर क्या लगा है? सिर्फ मिलिट्री डोमिनेंस नहीं, इससे कई ज्यादा। यहां दांव पर लगी है पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की लाइफलाइन। और बस इसी स्टेज पर, इसी चेस बोर्ड पर कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अमेरिका को इंडिया के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से चिंता हो रही थी, और इस चिंता का जवाब देने के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। तो अमेरिका को डर किस बात का था? डर ये था कि ये जो हिंद महासागर है, ये कहीं पूरी तरह से इंडिया के कंट्रोल में ना आ जाए, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में न चला जाए। वो इस इलाके में एक, कह सकते हैं कि, पावर बैलेंस बनाए रखना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने सीधा रास्ता नहीं चुना, कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पुराना आजमाया हुआ तरीका अपनाया, पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करने का। उसे मॉडर्न मैरिटाइम सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी दी, जरूरी इंटेलिजेंस शेयर की, और जॉइंट नेवल एक्टिविटीज करके इंडिया पर एक तरह का प्रेशर बनाया ताकि इंडियन नेवी को उलझाए रखा जा सके। तो गोल क्या था? मकसद पूरी तरह से साइकोलॉजिकल था। ये इंडिया को एक मैसेज देने की कोशिश थी, उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश कि देखो, तुम्हारे अपने ही घर में, तुम्हारे अपने ही बैकयार्ड में तुम्हें चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान शायद एक बात भूल रहे थे, वो ये कि ये एक नया भारत था। और इस नए भारत ने जवाब देने के लिए शब्दों को नहीं चुना, नहीं, उसने अपने एक्शन से, अपने कामों से जवाब दिया। ये जो बात है ना, ये इंडिया की स्ट्रैटेजी की उस साइलेंट पावर को, उस खामोश ताकत को बहुत खूबसूरती से बताती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई वार्निंग नहीं दी गई, बस खामोशी से और पूरी मजबूती के साथ तैयारी शुरू हो गई। तो इंडिया का पहला मूव क्या था? उन्होंने अपने सबसे बड़े नेवल एसेट, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को फुल ऑपरेशनल मोड में ला दिया। ये एक साफ सिग्नल था कि हम किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डिप्लॉय कर दिया। मतलब अब दांव और भी बड़ा हो चुका था। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ और कैपेबिलिटी का एक बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले था। और फिर तीसरा कदम, इंडिया ने पूरे इलाके पर अपनी नजर रखने के लिए मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्लाइट्स बढ़ा दी। यानी अब कुछ भी हमारी नजरों से बच नहीं सकता। ये एक बहुत क्लियर मैसेज था। तो ये जो 3 मूव्स थे, ये कोई अलग अलग कदम नहीं थे। नहीं, ये सब मिलकर एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये सब हुआ बिना एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, बिना एक भी शब्द कहे। तो फिर इंडिया की साइलेंट स्ट्रैटेजी का, इस खामोश रणनीति का नतीजा क्या निकला? इसने सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान के प्लान को फेल ही नहीं किया, बल्कि दुनिया के सामने एक नई सच्चाई, एक नई हकीकत पेश कर दी। तो सवाल वही है कि ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश हुई थी, क्या वो काम आई, या फिर इसका नतीजा कुछ और ही निकला? हुआ ये कि अमेरिका और पाकिस्तान को जिस प्रेशर गेम के काम करने का यकीन था, वो बिखरने लगा। उनके सर्वेलेंस मिशंस लिमिटेड हो गए, जॉइंट एक्टिविटीज धीमी पड़ गईं, और दूसरी तरफ इंडिया का मैसेज पूरी दुनिया को लाउड एंड क्लियर मिल चुका था। और यही वो डिसाइसिव मोमेंट था, वो पल जब दुनिया को ये एहसास हुआ कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट करने वाली पावर नहीं रही, जो सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देती है। नहीं, अब इंडिया कोर्स सेट करता है, अब इंडिया घटनाओं का रुख तय करता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में तो ये बस एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े टकराव की। एक तरह से कहें तो ये सिर्फ ट्रेलर था।
क्योंकि आगे एक ऐसा मौका आने वाला था जब अमेरिका ईरान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करने वाला था, और दांव इससे भी कहीं ज्यादा ऊंचे थे, और इंडिया ठीक इस सबके बीच में था। और उस हाई टेंशन मोमेंट में भारत ने एक ऐसा स्टैंड लिया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तो वो कदम क्या था? आज हम एक ऐसे कूटनीतिक भूचाल की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया था। ये एक ऐसे फैसले की कहानी है जिसने सिर्फ एक देश का भविष्य ही नहीं तय किया, बल्कि पूरी दुनिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक लाइन से, जो इस पूरे टकराव की नींव रखती है। इससे ये साफ हो जाता है कि इस शतरंज की बिसात पर 3 बड़े खिलाड़ी थे और हर एक चाल का नतीजा बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला, ये ग्लोबल टेंशन शुरू कहाँ से हुआ, जिसकी चिंगारी असल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो फॉरेन पॉलिसी थी ना, उसका फंडा एकदम क्लियर था, अपनी मिलिट्री पावर को खुलकर दुनिया के सामने रखो। और दूसरा स्टेप, उस ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों के मन में डर पैदा करो। एक ऐसा माहौल बनाओ जहां कोई भी अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत ही ना कर पाए। और आखिर में गोल क्या था? यही कि पूरी दुनिया अमेरिका के इशारों पर नाचे। साफ है, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो सीधे सीधे टकराव को दावत दे रही थी। अब इस सारे प्रेशर का सेंटर पॉइंट कौन बना? ईरान। एक ऐसा देश जो इन वजहों से काफी लंबे समय से अमेरिका की आंखों में खटक रहा था। इस स्ट्रैटेजी को अमल में लाने के लिए अमेरिका ने जो तैनात किया, उसे कहा जा सकता है चलता फिरता विनाश। ये मिलिट्री पावर का एक ऐसा खुला प्रदर्शन था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अब जाहिर है, अमेरिका के इस अग्रेसिव रवैये से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हर कोई बस अपनी सांसें थामे देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तो उस वक्त दुनिया का माहौल कुछ ऐसा था। यूरोप तो एकदम डरा हुआ था, मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर था, और ज्यादातर देशों ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। और बस यही एक सवाल था जो सबके दिमाग में घूम रहा था, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? और ठीक इसी माहौल के बीच कहानी का फोकस शिफ्ट होता है इंडिया की तरफ। अब सारा का सारा दबाव भारत के कंधों पर था और पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हुई थी। तो अब इंडिया एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। मतलब एक तरफ था अमेरिका जैसा पावरफुल दोस्त और उसकी मांगे, और दूसरी तरफ थे देश के अपने बेहद जरूरी हित। और बात सिर्फ एक फैसले की नहीं थी, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के फ्यूचर का सवाल था। ये वो पल था जो आने वाले कई सालों के लिए एक मिसाल सेट करने वाला था। तो सवाल ये था कि जब पूरी दुनिया देख रही थी, तब भारत ने इस डिप्लोमैटिक चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे? सवाल बहुत बड़ा था। क्या भारत इस प्रेशर में झुक जाएगा या फिर अपना रास्ता खुद बनाएगा? जवाब तो आया, लेकिन बहुत ही शांति से, बिना किसी शोर शराबे के। भारत ने बहुत सादगी और मजबूती से अपना स्टैंड रखा, वो भी बिना किसी टकराव के। देखिए, इंडिया ने कोई बड़े बड़े ऐलान नहीं किए, बल्कि कुछ ऐसे शांत मगर बहुत मजबूत कदम उठाए जिससे उसकी पोजीशन पूरी दुनिया के सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। ये खामोशी में दिया गया एक बहुत पावरफुल मैसेज था। इंडिया के इस शांत लेकिन मजबूत स्टैंड ने दुनिया में उसकी इमेज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक नए दौर की शुरुआत थी। और यहीं पर सुपर पावर शब्द की एक नई डेफिनेशन सामने आई कि सुपर पावर वो नहीं जो सबसे ज्यादा शोर मचाए, बल्कि वो है जिसमें बिना डरे खामोशी से सही काम करने का कॉन्फिडेंस हो। तो यहाँ 2 अलग अलग तरीकों के नतीजे साफ दिखते हैं। एक रास्ते से डर पैदा हुआ, तो दूसरे ने पूरी दुनिया से इज्जत कमाई। फर्क एकदम साफ है। तो इसका निचोड़ क्या है? यही कि इस एक इंसिडेंट के बाद दुनिया का इंडिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब भारत सिर्फ एक इमर्जिंग पावर नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट पावर था जो अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये इंटरनेशनल तूफान शांत हुआ, देश के अंदर एक नया पॉलिटिकल तूफान उठने लगा था, जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर इसके बाद। आज एक बड़े दिलचस्प सोर्स को समझते हैं। एक ऐसा सोर्स जो ये बताता है कि कैसे भारत की घरेलू राजनीति ही उसे दुनिया के मंच पर एक निर्णायक शक्ति बना रही है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। सोर्स की ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये भारत की नई मुखर विदेश नीति का कह सकते हैं मूल सिद्धांत है, जिसे हम आज और गहराई से समझेंगे। तो सोर्स अपनी बात की शुरुआत एक बहुत बड़े दावे से करता है। वो कहता है कि अब वो जमाना गया जब भारत बाहरी दबाव के आगे झुक जाता था।
चाहे वो समुद्र में अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन हो या फिर ऊंचे लेवल की डिप्लोमेसी में अपनी शर्तों पर डटे रहना हो। मतलब अगर हम सोर्स की माने तो पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न साफ दिखता है। नौसैनिक मुठभेड़ों से लेकर बड़े बड़े डिप्लोमैटिक टकराव तक ये सब वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। सोर्स हमें ग्लोबल स्टेज से उठाकर सीधा भारत की उथल पुथल भरी घरेलू राजनीति के अखाड़े में ले आता है। और तर्क यह है कि इस नई ताकत की असली परीक्षा वो विदेश में नहीं बल्कि अपने ही घर में है। सोर्स यहां एक बड़े कमाल के रूपक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि चुनावी मौसम की ठंड में अचानक राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। यह सिर्फ कोई चुनावी गहमा-गहमी नहीं थी। सोर्स के मुताबिक यह भारत की आत्मा के लिए एक संघर्ष जैसा था। और इस पूरे सियासी तूफान के सेंटर में कौन थे? दो बड़े दिग्गज। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने सीधे और दो टूक संदेश के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके आक्रामक तेवरों ने राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह से हलचल मचा दी थी। अब सोर्स ये कहता है कि ये जो टकराव था, ये सिर्फ दो नेताओं के बीच कुर्सी की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों की टक्कर थी। तो ये दो नजरिए क्या थे? देखिए, एक तरफ था राष्ट्रवादी नजरिया, जिसका फोकस था एक मजबूत एकजुट भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा पर, और दूसरी तरफ था एक क्षेत्रवादी नजरिया, जो अपनी क्षेत्रीय पहचान और केंद्र के साथ राजनीतिक टकराव को ज्यादा अहमियत देता था। मतलब साफ है, ये भारत के भविष्य के लिए दो अलग अलग रास्तों की लड़ाई थी। तो सवाल ही उठता है कि घर की इस लड़ाई का भारत की ग्लोबल इमेज से क्या लेना देना है? सोर्स इन दोनों के बीच एक सीधा कनेक्शन बताता है। सोर्स का तर्क बहुत साफ है। वो कहता है कि भारत की ताकत को आप टुकड़ों में नहीं देख सकते। ये एक ही ताकत है जो तीन अलग अलग मैदानों पर एक साथ दिखती है। एक, समंदर में अपनी नौसैनिक आजादी के जरिए। दो, दुनिया के मंच पर डिप्लोमैटिक दबाव को नकार कर। और तीन, और ये सबसे जरूरी है, देश की अपनी राजनीति में अपने आंतरिक संकल्प को दिखाकर। और बस यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बात है कि जो घरेलू राजनीतिक ताकत है वो कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर एक निर्णायक शक्ति के तौर पर भारत की ग्लोबल साख टिकी हुई है। तो ये सारी बातें हमें सोर्स के आखिरी निष्कर्ष पर ले आती हैं। एक साफ 3 हिस्सों वाला सिद्धांत जो नए भारत की पहचान को बताता है। पहला सिद्धांत, दोस्ती होगी लेकिन किसी दबाव में नहीं। दूसरा सिद्धांत, हम शांति चाहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। शांति हमारी ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। और तीसरा और सबसे अहम सिद्धांत, राष्ट्र का आत्मसम्मान, वो सबसे ऊपर है, उस पर कोई समझौता नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ हो जाती है कि सोर्स के मुताबिक किसी भी देश का अंदरूनी संकल्प ही दुनिया में उसकी असली ताकत को तय करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दुनिया की ताकत का भविष्य अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं बल्कि देशों की अपनी घरेलू राजनीति के